नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द जी न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा, आई होप सो। 7 बैंक रूल्स चेंजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ATM फीस, UPI ट्रांजेक्शन एंड मोर। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है, राइट, और इसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने आप सबके सामने द इकोनॉमिक्स टाइम्स वेल्थ का आर्टिकल लगा रखा है। UPI यूजर्स अलर्ट बैंक एंड UPI ऐप टू इम्प्लीमेंट न्यू मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रूल्स फ्रॉम अप्रैल 1 to 2025। तो एक्चुअली में इसका मीन्स क्या है, राइट। तो देखिए हुआ क्या है, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई है, जैसे कल की न्यूज़ ही है ये, मार्च 25 का ये आर्टिकल है ये, जो कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बैंक्स वगैरह हैं या जो हमारी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, उसने कुछ रूल्स वगैरह लाए UPI को और ज़्यादा स्मूथर करने के लिए और ज़्यादा जो उसमें फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसको टैकल करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए। किसने? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके साथ? NPCI के साथ। NPCI भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। ये दो लोग ने बेसिकली रूल्स वगैरह लेके आए UPI के लिए कि ये क्या कर सके, ये जो UPI है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सके, उसके इंटरफेस को यूज़र फ्रेंडली कर सकें, और जो ये फ्रॉड्स वगैरह होते हैं या जो ये पेमेंट्स वगैरह भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फ्रॉड्स, कौन से फ्रॉड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो ये फ्रॉड्स वगैरह वो टैकल करने के लिए, वो काउंटर करने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली में ये जो रूल्स हैं, जो आप सबको ये रूल्स नज़र आ रहे हैं, ये रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल 2025, यानी कि कुछ ही दिन बाद, 4 दिन 5 दिन बाद से ये रूल्स इम्प्लीमेंट या जनहित में जारी हो जाएंगे, है ना। तो अब हम जानते हैं एक्चुअली में रूल्स क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या इसका हम सब पे फ़र्क पड़ेगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो UPI है, UPI स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, जो कि हम सब आज के समय में ऐसा हार्डली ही कोई व्यक्ति होगा, लगभग अगर हम UPI की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें इन इंडिया, जो भी पेमेंट्स वगैरह हो रही हैं, रिटेलर जो पेमेंट्स वगैरह कर रहा है, यानी कि हम और आप जैसे लोग, उनका लगभग 80% के आसपास आज जो मार्केट शेयर है वो UPI के थ्रू हो रहा है। यानी कि जो भी पेमेंट्स वगैरह हो रही हैं, जो पेमेंट्स वगैरह रिसीव हो रही हैं मर्चेंट्स को या दुकानदारों को, वो किसके थ्रू हो रही हैं? UPI के थ्रू हो रही हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली में ये जो UPI है, इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है हमारी इकोनॉमी में, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में, और हमारी कई सारी जो फेमस कंपनीज़ हैं वो भी इसी UPI के बलबूते पर चलती हैं, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम्स वगैरह हो गया, है ना। जो ये पेमेंट्स इंटीग्रेटर्स हैं या जो ये पेमेंट अलाउ वगैरह करते हैं, वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। और यहाँ पे एक्चुअली में जो ये UPI है, ये जो हमारा अभी मैंने आपको बताया ना RBI के साथ जो NPCI है, NPCI के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। NPCI स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कौन है, ये कौन सी बॉडी है? ये वो बॉडी है NPCI जो कि क्या करती है, जो UPIs वगैरह हैं इनको रेगुलेट करती है, या इसको जब UPI वगैरह डेवलप हुआ था, वो किसने किया था? NPCI ने ही इसको डेवलप किया है। किसको? UPI जो ये सर्विस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम भारतीय नागरिक, वो किसने इसको इम्प्लीमेंट किया है या किसने इसको डेवलप किया है? वो किया हुआ है NPCI ने। कुछ और बैंकों के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल और कुछ हमारी सरकारी बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व हुई, और उनने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की। देन इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि ये जो UPI है, ये हम सब के सामने आज हम सब इसको बहुत स्मूथली तरीके से यूज़ कर रहे हैं और अपनी डेली लाइफ्स को दिन प्रतिदिन इन्हेंस कर रहे हैं, ना, पेमेंट्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो रूल्स वगैरह आए, ये रूल्स क्या हैं यहाँ पे UPI को लेके, है ना। मेन मुद्दा तो यही है यहाँ पे हुआ क्या है कि आप सबने भी देखा होगा कुछ टाइम पहले कि UPI फ्रॉड्स वगैरह होते थे। मतलब आप पूछेंगे किस टाइप के UPI फ्रॉड्स इन द सेंस इस टाइप के, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, राइट,
उसने अपने फ़ोन्स का या अपने जो उसका मोबाइल नंबर है, आप सबको पता है कि जो यूपीआई है वो क्या है, वो एक मोबाइल नंबर के थ्रू अटैच होती है, राइट, उसके थ्रू कनेक्ट होती है। आपको ये बात भी पता होगी कि जितनी भी यूपीआई आईडीज़ हैं वो लगभग उनके लिए एक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। आप सबने जब भी यूपीआई वगैरह को एज अ फर्स्ट टाइम यूज़ किया हुआ या फर्स्ट टाइम उसको रजिस्टर कर रहे होगे आप यूपीआई ऐप्स में, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गए, पेटीएम्स हो गए, तो आप सबने ये चीज़ देखी होगी कि जो ये यूपीआई है इसको सेटअप करने से पहले आपका मोबाइल नंबर और उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आता है जिसको हम ओटीपी कहते हैं ना। उसके बाद ही क्या होता है कि ये जो यूपीआई है ये एक्टिव होता है आपके बैंक अकाउंट्स के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे अब हुआ क्या है कि आप सब अभी कुछ टाइम पहले से ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी और इसके ऊपर कई आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते थे कि जो ये मोबाइल नंबर होता है जो हम सब यूज़ करते हैं, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा है ना, तो जो ये मोबाइल नंबर है मान लेते हैं उस व्यक्ति का ये जो मोबाइल नंबर है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। डीएक्टिवेट इन द सेंस कि उसने उसमें रिचार्ज वगैरह नहीं किया हुआ है बहुत टाइम के बाद, और बहुत टाइम से उसने उसमें रिचार्ज वगैरह नहीं किया हुआ है, और जो उसकी यूपीआई आईडी है वो उस जो नंबर है उससे अटैच हुई है। और यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज़ अभी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स के बिग प्लेयर्स हैं, यानी कि जो हमको कनेक्टिविटी वगैरह नेटवर्क्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, कौन, एयरटेल हो गया, जियो हो गया और वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, है ना। ये जो हमारे कुछ गिने चुने प्लेयर बचे हैं अब जो टेलीकॉम सेक्टर को अभी लीड कर रहे हैं, जैसे एयरटेल और जियो, ये दो मेजर प्लेयर हैं जो कि ज़्यादातर मार्केट कैपिटलाइजेशन लिए हुए हैं नेटवर्क्स का। तो इनके पास हमेशा एक पावर रहती है, अगर आपने 90 डेज तक इनकी सिम्स वगैरह पे रिचार्ज वगैरह नहीं करवाया या आपने जो ये सिम है ये एक्टिव नहीं हुई आपकी 90 डेज तक, तो इनके पास एक ऐसा पावर होती है कि ये जो आपका नंबर है, जो आपका जो भी आपका नंबर होगा, जो भी आप नंबर चला रहे हो आज के टाइम पे, अगर आपने उसके 90 दिन के अंदर उसमें कोई भी रिचार्ज वगैरह नहीं किया तो इनके पास हमेशा ये एक पावर रहती है, या एक आप किसमें से कह सकते हैं, इनके पास ऑथोरिटी रहती है कि ये जो आपका नंबर है इसको ये किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो इस नंबर को 90 डेज से रिचार्ज नहीं कराया है और ये एक्चुअली में हो चुका है डीएक्टिवेट। तो इससे होता क्या था, अब मैं आपको बस समझाता हूँ कि फ्रॉड किस टाइप के हो रहे थे। फ्रॉड ऐसे हो रहे थे कि मान लेते कोई व्यक्ति का यूपीआई आईडी किसी एक मोबाइल नंबर के थ्रू लिंक है, राइट, और वो मोबाइल नंबर उसका बंद हो चुका है, राइट, वो उसने जो कोई भी रीजन रहा उसका कि उसने या तो 90 दिन तक कोई रिचार्ज वगैरह नहीं कराया या उसकी सिम वगैरह खो गई हो, राइट, और वो आधार से लिंक नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये सिम प्रोवाइडर्स हैं ने उसके इस सिम को क्या किया, दूसरे को कर दिया यहाँ पे ट्रांसफ़र, या दूसरे को कर दिया रजिस्टर्ड यहाँ पे। तो अब होगा क्या कि जो उसकी बैंक है या जो उसकी यूपीआई आईडीज़ हैं, अगर वो कोई भी पेमेंट्स वगैरह यहाँ पे रिसीव वगैरह करेगा या उसके ऊपर जो भी उसके नंबर पे जो भी पेमेंट वगैरह आएंगी, वो बेसिकली क्या, वो उसके बैंक अकाउंट में ना जाकर इस नंबर के जो अकाउंट है, जो भी व्यक्ति अब इसमें नया अकाउंट अटैच करवा के रखेगा उसके पास चली जाएंगी वो चीज़, क्योंकि वो आप बात समझिए मेरी कि यहाँ पे एक्चुअली में पूरा खेल ही यही है, पूरा जो ये रूल आए हुए हैं ये रूल पूरे मोबाइल नंबर्स को लेकर ही हैं। यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे जो अगर आपने मोबाइल नंबर आपका किसी दूसरे व्यक्ति के पास सर्कुलेट कर दिया गया ड्यू टू कोई भी रीजन हो सकता है, जो मैंने आपको रीजन्स वगैरह यहाँ पे बताए कि 90 दिन के आसपास का आपने रिचार्ज वगैरह नहीं किया या आपकी सिम वगैरह डीएक्टिवेट हो गई, तो उस टाइम में जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उनने आपकी जो नंबर है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को कर दिया रजिस्टर्ड। तो वहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपको कोई व्यक्ति है जो कि आपको पैसा वगैरह सेंड कर रहा होगा या आप पैसा वगैरह रिसीव कर रहे हैं उसी यूपीआई आईडी से, तो कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति आपको तो पैसा कर रहा है लेकिन वो पैसा आपके तक पहुँचता नहीं था, वो पैसा कहाँ चला जाता था, जो अब इसका नया ओनर है सिम का, वो कौन है, वो दूसरा व्यक्ति है जिसको ये नेटवर्क प्रोवाइडर ने सिम प्रोवाइड कर दी आपके नंबर की, जो कि वो आपकी नंबर की थी लेकिन आपने उसमें कोई रिचार्ज वगैरह नहीं करवाया, ना उसको एक्टिव किया। देन इनको लगा कि आप डीएक्टिवेट कर दिया आपने इस सिम को, तो इन्होंने उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको दूसरे व्यक्ति को थमा दिया या दूसरे व्यक्ति को रजिस्टर कर दिया। तो इसकी वजह से ये जो फ्रॉड्स वगैरह होते थे ये होते थे यहाँ पे। किस टाइप के, जो मैंने अभी आपको बताया इसी टाइप के फ्रॉड, जैसे कि नंबर किसी और का और किसी और का मान लेते पहले उसमें नंबर अटैच होगा अपनी यूपीआई आईडीज़ में और वो बेचारा रिसीव कर रहा होगा
क्या कहते हैं पैसे वगैरह, लेकिन उसने उस पर रिचार्ज वगैरह नहीं करवाया या कोई भी रीजन रहा, उसकी सिम हो गई डीएक्टिवेट। तो वहाँ पे अगर कोई उसी नंबर से किसी दूसरे व्यक्ति ने सिम वगैरह आ गई किसी दूसरे व्यक्ति के पास, और अगर कोई व्यक्ति उसी व्यक्ति के नंबर पर पैसा वगैरह सेंड करेगा तो ये उस व्यक्ति के अकाउंट में या यूपीआई आईडी में नहीं जाता था। ये कई बार क्या होता था, ये कई बार जो अदर बैंक के जो भी रजिस्टर्ड बैंक है उसके जो भी ओनर है उसके अकाउंट में चला जाता था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आज के टाइम में बैंक अकाउंट है। तो आप ये कभी भी मत समझना कि आपका ही अकेले बैंक अकाउंट है जो कि सिर्फ आपके पास ही है, राइट। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें भी थी, चीज़ें इस टाइप से थी कि अगर आप देखें मेरे साथ कुछ जो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया मोबाइल वेरिफिकेशन का, ये बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था यहाँ पे। जो यूपीआई की स्मूथनेस थी या जो यूपीआई का इंटरफेस था, ये बहुत ज़्यादा उसको तहस महस कर रहा था। कौन? ये जो मैंने आपको फ्रॉड बताया, राइट। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो एनपीसीआई है और जो हमारी आरबीआई है उसने एक फैसला लिया कि अब से क्या होगा, अब से हर हफ्ते के आसपास अगर कोई भी व्यक्ति का मान लेते हैं, कोई भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनके मान लेते हैं जो पेमेंट्स वगैरह तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव नहीं है या डीएक्टिवेट है। तो जो एनपीसीआई है और जो आरबीआई है इसने सख्त निर्देश दिए हमारी बैंकों को, हमारी बैंक्स को यहाँ पे सख्त निर्देश दिए कि बैंक अब यहाँ पे क्या करेंगी, बैंक जो ये सारे डेटा वगैरह है जो ये मान लेते हैं जो ये डीएक्टिवेट मोबाइल्स नंबर्स का डेटा है जिनसे मान लेते फ्रॉड वगैरह हो जाता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए या किसी भी तरीके से यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, राइट। तो इसके बचाने के लिए जो हमारी बैंक्स वगैरह हैं उनको ये चीज़ सख्त निर्देश कर दिए गए एनपीसीआई और आरबीआई के थ्रू कि आपको एक हर हफ्ते या आपको एक ऐसा डेटा वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, मोबाइल से डेटा जिसके थ्रू जो ये मोबाइल डेटा डीएक्टिवेट होगा और इसमें लिंक जितनी भी यूपीआई आईडीज हैं उन सबको आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको अब मैंडेट कर दी गई है कि हर हफ्ते आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आई कि मान लेते हैं ये चीज़ स्मूथन करने के लिए या इस इंटरफेस को थोड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए जो हमारी एनपीसीआई है वो आरबीआई है उसने ये जो निर्देश वगैरह दिए। अब इससे क्या होगा कि जो बैंक्स वगैरह हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप पूछोगे बैंक्स वगैरह के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बैंक्स वगैरह के ऊपर इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारी बैंक्स हैं अब इनको एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि अभी मान लेते हैं कि ये तो इनके ऊपर एक नया मान लेते हैं बोझ या नया एक काम वगैरह इनके ऊपर साथ दिया गया, किसके थ्रू, एनपीसीआई और आरबीआई के थ्रू। किसके ऊपर? बैंकों के ऊपर, कि अब आपको हर हफ्ते एक हफ्ते के आसपास अगर आपको कुछ नंबर्स वगैरह हैं या कुछ नंबर्स का डेटा वगैरह है उसकी अगर जो भी डेटा है उसमें जो यूपीआई आईडीज है उनको आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं अगर इन्हीं के हाथ में है सब कुछ, राइट। क्योंकि यही चाहती हैं जब हम पेमेंट्स वगैरह कर पाते हैं यहाँ से वहाँ, राइट। कैसे? जब ये बैंक्स हमको रेगुलेट करती है जी, या जब ये बैंक्स हमें कई बार इतना अच्छा इंटरफेस वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो अब हम यहाँ पे इसके इम्पैक्ट्स वगैरह जान लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो इम्पैक्ट वगैरह यहाँ पे बैंकों पे पड़ा, इसके ऊपर जो होगा क्या कि जब जो ये केस वगैरह होंगे फ्रॉड्स वगैरह के, ये अब कम हो जाएंगे, है ना। जो आज कोई व्यक्ति डालता था किसी के में पैसे और पहुंच जाते थे किसी के में, क्योंकि अब ड्यू टू कोई भी रीजन हो, वो रीजन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले। और जो यहाँ पे सेकंड चीज है वो क्या है कि अब बैंकों को एक डेटा मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया ना कि एक एक्स्ट्रा मैनेजमेंट या एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा बैंकों को, और ये चीज मैंडेट कर दी गई है एनपीसीआई और आरबीआई के थ्रू। और यहाँ पे अब होगा कि ऑपरेशन बर्डन भी बढ़ेगा बैंकों का। ये तो हमने बात कर ली इम्पैक्ट यहाँ पे बैंकों के ऊपर। अब हम इम्पैक्ट यहाँ पे कई और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। किसमें? इस यूपीआई में। जो यूपीआई वगैरह होती है इसमें कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं बैंकों के अलावा, जैसे कि सेकंड वन जो है, जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की थी एज अ समरी बेसिस पे, कि जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो पेमेंट सर्विस एग्रीगेटर्स हैं हमारे, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम्स हो गए, या और सारे जो एग्रीगेटर है या फ़ोन पे प्रोवाइडर्स हैं या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, इन सब के ऊपर अब होगा क्या कि आप सबने पहले देखा होगा कि कई बार अगर आप पैसे किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते थे तो कई बार फेल्ड हो जाता था। अब ड्यू टू किसी भी रीजन से होता हो, है ना,
और इसमें हो सकता है ये भी एक मेजर रीजन हो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे होता ये था कि आपका यूज़र वगैरह या जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह रहता था वो खराब होता था, और आप ये सोचते थे कि ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है या जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या तो इसके सर्वर डाउन है या कुछ और रीजन है। तो यहाँ पे अब इनको इसका पूरा तरीके से फायदा मिलेगा, किसको? जो यहाँ पे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको, क्योंकि अब जितना ज़्यादा यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए कि अब जितना ज़्यादा यहाँ पे यूपीआई का इंटरफेस दिन प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, हमारी आरबीआई के थ्रू, तो ये किसके लिए फायदेमंद है? ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनका यूजर बेस बढ़ेगा। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा, जब हम पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ। जैसे कि आप सबने, मैंने आपको पहले बताया राइट कि 80% जो यहाँ पे आज के टाइम में जो भी रिटेल ट्रांजैक्शन कर रहा है दिन प्रतिदिन, यानी कि आप और हम जैसे लोग, आप और मेरे जैसे लोग, है ना, ये मान लेते हैं बाजार में जाके आज जितने परसेंट भी यहाँ पे चीज़ें वगैरह इकोनॉमी वगैरह में जनरेट हो रही हैं, इकोनॉमी वगैरह में खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो उसमें क्या है कि एक मेजर रोल कैश के साथ साथ 80% जो है वो क्या है यूपीआई के थ्रू भी हो रहा है। यहाँ पे कहाँ पे? हमारे इंडिया में कौन कर रहा है? रिटेल कर रही है, यानी कि आम आदमी कर रहा है, पब्लिक कर रही है ना। तो ये चीज़, और यहाँ पे जो 80% है, जो 80% से यहाँ पे जो पेमेंट्स वगैरह हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही है? यूपीआई के थ्रू। और यहाँ पे जो यूपीआई में जो एक मास्टर प्लेयर है जो लगभग मान लेते हैं आप 50% के, ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका, जो एक्यूरेट बताऊं अगर मैं, 48% के आसपास इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है ये कौन है? ये है फोन पे। इसके पास 48% मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप्चर है किस चीज़ में? यूपीआई में जितने भी पेमेंट्स वगैरह हो रही हैं वो ज़्यादातर पेमेंट्स आपने देखा होगा वो फ़ोन पे से ही होती हैं। उसके बाद फिर जितना भी शेयर बचा वो जाके बढ़ता है किसमें? गूगल पे और पेटीएम में। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि एक तरफा यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल या जो मार्केट कैप्चर है गेम है ये किसके पास है? ये फ़ोन पे के पास है यहाँ पे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो मुझे आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस करने थे। और यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? वो ऑलवेज कि यहाँ पे आप जो यूपीआई वगैरह यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो, किसी चीज़ को आप बेसिकली पेमेंट वगैरह कर रहे हो। तो यहाँ पे अब मान लेते हैं जो रिटेल पब्लिक है ज़्यादातर, तो वो क्या किसी चीज़ को खरीदने में ही अपने डेली मर्रा की यूजेस के लिए यूपीआई का उपयोग कर रही थी, ऐसा पेमेंट इंटरफेस या पेमेंट करने के लिए, राइट? कैश को अवॉइड करके, यहाँ कैश कम हो रहा था, कैश ऑलवेज चल रहा है लेकिन कैश अवॉइड होते होते आप खुद देखिए कि 80% के आसपास पहुंच गया यूपीआई। तो आज के समय में आपने देखा होगा कि हर छोटी से छोटी पेमेंट वगैरह भी जो होती है, यानी कि 5 रुपए की या 10 रुपए की, तो वो भी आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे फायदा किसको होगा? अगर मान लेते हैं कि यूपीआई दिन प्रतिदिन इनहेंस हो रहा है या इसका एक्सपीरियंस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो फायदा होगा वो दुकानदारों को होगा, मर्चेंट्स को होगा। यहाँ पे फायदा किसको? मर्चेंट्स को यहाँ पे पूरा फायदा होगा इस चीज का कि जो लोग हैं वो और अच्छी तरीके से यूपीआई को यूज करेंगे, और जो ये फ्रॉड्स वगैरह थे जो कि यूपीआई की सर्विस को इम्पैक्ट कर रहे थे, अब ये भी मार्केट से जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ रीजन है ये भी मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर लिया। और अभी आप सबने कुछ, आई होप कि आप सबने ये न्यूज़ को पढ़ा होगा या देखा होगा कहीं पे इस आर्टिकल को, कि जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट है, जो हमारी सरकार है, सरकारी कैबिनेट है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो रुपी कार्ड है, जो ये रुपी कार्ड्स वगैरह होते थे, जैसे आप सबने देखा होगा कि आपकी एटीएम्स और या क्रेडिट कार्ड पर जो यहाँ पे आपको राइट हैंड कॉलम में रुपी वगैरह लिखा होता था ना, तो इसी को ही कहते थे हम रुपी कार्ड। तो यहाँ पे क्या था कि जो रुपी कार्ड था ये हमारा इंडियन ओरिजिन का था, या ये हमारा खुद का था। जो ये रुपी कार्ड्स वगैरह था ये हमारा खुद का था। लेकिन यहाँ पे ही अगर आप और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, जैसे वीजा कार्ड हो गया, आप सबने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी इसका हो रहा है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, मास्टर कार्ड हो गया, और भी कई हैं जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस हो गए। तो ये सब जो कार्ड्स प्रोवाइडर्स हैं, तो अभी क्या हुआ कि जो हमारी सरकार है, जो कैबिनेट है, उनने रुपये के ऊपर जो सब्सिडी देती थी हमारी सरकार, किनको? बैंकों को। क्योंकि आप अगर रुपी कार्ड से कोई भी पेमेंट्स वगैरह करते थे, या रुपी कार्ड से आप कोई भी मान लेते हैं पेमेंट्स वगैरह, या आप उससे विड्रॉ वगैरह कर रहे हैं मनी वगैरह, तो इसका बियर किसको, या ये बियर किसको उठाना पड़ता था?
ये उठाना पड़ता था हमारी बैंकों को। तो यहाँ पे जो बैंक यहाँ पे लॉस उठाना पड़ता था, तो इसी लॉस को हमारी सरकार सब्सिडाइज वे में कवर कर दिया करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले हमारी कैबिनेट ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि जो रुपी कार्ड है इसके ऊपर वो सब्सिडी पूरी तरीके से बंद कर रही है। और अब ये जो रुपी कार्ड है ये इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने का टाइम आ चुका है। जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि आप कब तक सब्सिडीज पर जिंदा रहोगे, राइट। अब आपको खुद कुछ चीज़ें निकालनी होगी कि जिससे आप यूजर्स वगैरह से चार्ज कर सको। और ये जो हमारा रुपी कार्ड है इसको आप जो इसका मार्केट है हमारे इंडिया में कार्ड्स के मामले में अगर देखा जाए तो 30 से 40% के आसपास है। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मार्केट कैप्चर, क्योंकि अगर आप देखें उसी टाइम में ग्लोबल जो हमारा ग्लोबल वगैरह जो प्लेयर्स हैं कार्ड्स वगैरह में, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया या वीज़ा हो गए, मास्टर कार्ड्स हो गए, तो ये सब लोग क्या करते हैं, सब लोग पेमेंट्स वगैरह चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रुपी कार्ड था अभी तक उसमें कोई भी आपको पेमेंट्स वगैरह जो बैंकें थी उनको बियर नहीं करनी पड़ती थी। तो जो हमारी बैंकें थी वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, किसको, हमारे रुपी कार्ड को, जो हमारा खुद का है, हमारे देश का है, हमारे देश का बनाया हुआ है ये कार्ड, रुपी कार्ड। लेकिन अब जो सरकारी कदम आए रुपी कार्ड को जो सब्सिडीज वगैरह हटाने के लिए, तो इसकी वजह से अब इम्पैक्ट वगैरह किनको बियर करना पड़ेगा, जो बैंक्स हैं उनको बियर करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। और यहाँ पे सरकार जो है हमारी उसने क्या किया कि जो उसी समय यूपीआई के ऊपर जो यहाँ पे यूपीआई के ऊपर भी आप जो सरकार है हमारी वो सब्सिडी देती है किनको, बैंकों को। क्योंकि आप खुद देखिए कि आप मान लेते हैं मान ले तो मैं हूँ, मैं अपने दोस्त को 200 रुपये के आसपास भेज रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 200 रुपये अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे तो सिर्फ 200 रुपये लगे, मुझे तो कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पे। लेकिन आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो पैसा लगा ये किसको, ये जो हमारी बैंक्स है वो बियर करती है। मान लीजिए 0.5% के आसपास ये जो अमाउंट है इतना पैसा हमारी बैंक्स वगैरह बियर करती होंगी ऐसा इसको पहुँचाने में या इसको इधर से उधर सर्कुलेट करने में, इस पॉइंट से जैसे मेरे तरफ से मेरे दोस्त के अकाउंट में पहुंचाने के लिए जो हमारी बैंक्स हैं वो मान लेते हैं हाइपोथेटिकल 0.5% यहाँ पे चार्ज करती होंगी। तो आपको तो ये चार्ज नहीं देना पड़ता, राइट, हमें तो ये चार्ज नहीं देना पड़ता। तो अब हुआ यहाँ पे क्या है कि ये चार्ज आपको इस वजह से नहीं देना पड़ता क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि यूपीआई प्रमोट हो और ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़े। अभी मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह के ऊपर भी ले चलूँगा, उस जो स्टैटिक्स है उस पर भी ले चलूँगा, क्योंकि मैं जो आर्टिकल है उसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपसे कोई भी चीज़ छूट ना जाए, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा और आपको पूरी तरीके से आई होप कि अंडरस्टैंड हो रहा होगा या आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, राइट। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसको, बैंकों को, कि वो जो ये यहाँ पे स्मूथनेस है या जैसे यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मान लेते हैं 200 रुपये मेरी बैंक के अकाउंट से मेरे दोस्त के बैंक अकाउंट में जाने तक का जो चार्ज है जो कि बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ, लेकिन वो भी हमारी गवर्नमेंट अभी बियर कर रही है। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पूरी तरीके से कहा हुआ है कि जो 2000 रुपये तक के जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ के आसपास की जो सब्सिडी है वो अनाउंस की हुई है, किसको प्रमोट करने के लिए, यूपीआई ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ और कि ये सब तो हमने बात कर ली यूपीआई की, तो यार ये सब हमने बात कर ली यूपीआई की। और अब हम थोड़ा सा स्टैटिक्स देख लेते हैं कि यहाँ पे यूपीआई का, अगर मैं आपको यूपीआई के ट्रांजैक्शंस अभी बता रहा था ना कि कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे हैं, अगर हम ट्रांजैक्शंस पर ही जाएँ तो लगभग 16.99 बिलियन डॉलर, ये सॉरी बिलियंस ट्रांजैक्शन, सॉरी मेरे मुँह से डॉलर निकल गया, 16.99 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अकेले या हुए हैं अकेले जनवरी मंथ में, लगभग 17 बिलियन के आसपास, है ना, कितने ज़्यादा हैं। अब आप टर्म्स ऑफ निकाल लेना कितना ज़्यादा है ये। और इसमें जो पैसा गया है मान लेते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, तो वो जो पैसा है वो गया हुआ है लगभग 23 लाख करोड़ के आसपास। और ये कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट है जो कि यूपीआई के थ्रू भेजा जा रहा है। तो आज के समय जो हमारी रिटेल है या जो आम आदमी है वो यूपीआई के ऊपर पूरी तरीके से रिलायबल है या पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं, कुछ और रीजन जो मैंने आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आए होंगे वो रीजन, उसकी वजह से जो हमारी एनपीसीआई है और जो आरबीआई है वो इस चीज़ को स्मूथ करने के लिए, किसको, यूपीआई को स्मूथ करने के लिए, यूपीआई सर्विसेज को स्मूथ करने के लिए इस चीज़ों को
कि जो फ्रॉड है इनको कम किया जाए और ये जो सर्विस है इसको दिन प्रतिदिन और अच्छा किया जाए। किसको? यूपीआई सर्विसेज को, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट है आम आदमी का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है रिटेल इसको। मैंने आपको ही बताया ना 80% के आसपास जो रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं अब कुछ बातें और करूँगा कि एक्चुअली में यूपीआई के साथ साथ एक और न्यूज़ थी जो कि एटीएम्स को लेके भी थी कि एक्चुअली में अब अगर आप किसी भी एटीएम्स वगैरह पे अगर आप पैसे निकालने जाएंगे और अगर आपको जो फ्री ट्रांजेक्शन्स वगैरह मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर बैंक है वो अपने कुछ जो भी उसके कस्टमर्स वगैरह हैं उनको फ्री ट्रांजेक्शन वगैरह देती है। जैसे अगर मान लेते हैं आप किसी दूसरी बैंक के अकाउंट में 5,000 रुपये निकालने चले गए, राइट, तो आपको क्या लगता है कि मान लेते हैं जो वो बैंक है क्या उसने आपको ये पैसे दिए? नहीं, वो जो पैसे है वो जो दूसरी बैंक है वो चार्ज करेगी आपके बैंक से। लेकिन जो बैंकें हैं उन्होंने एक लिमिट तय कर रखी है यहाँ पे कि जो मेट्रो सिटीज़ में अगर आप 3 ट्रांजेक्शन्स आपको मुफ्त हैं बैंकों की तरफ से, इस पर जो भी ऐसा चार्ज वगैरह होगा, जो भी सर्विस चार्ज आपको पैसे निकालने में लगेगा उसको कौन बियर करेगा? जो बैंकें हैं वो इसको बियर करेंगी। और यही चीज़ अगर हम नॉन मेट्रो सिटीज़ में आ जाएं तो ये लगभग 5 ट्रांजैक्शंस के आसपास आपको फ्री मिलते हैं जो कि आप अदर बैंक के एटीएम से निकाल सकते हैं पैसे। आपको कोई भी वहाँ पे चार्ज वगैरह नहीं कटता है। ये कहाँ पे? ये नॉन मेट्रो सिटीज़ में और ये मेट्रो सिटीज़ में। मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कई सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं हमारी Tier 1 सिटीज़, राइट। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ जैसे Tier 2, Tier 3, राइट, ये हमारी होगी नॉन मेट्रो सिटीज़। तो यहाँ पे अब हुआ क्या कि जो एटीएम चार्जेस हैं, मान लेते हैं आपके जो फ्री ट्रांजैक्शन है वो आपके समाप्त हो गए या ख़त्म हो गए और आपको पैसे वगैरह निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या होता था अभी तक कि अगर आप पैसे वगैरह निकालने जाते थे तो आपको लगभग अभी 70 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ता था बैंकों को। अगर आपकी जो फ्री ट्रांजैक्शन है वो खत्म हो गए, जो कि आपको हर महीने बैंक प्रोवाइड करती है कि आपको 3 ट्रांजैक्शन मेट्रो सिटीज़ में फ्री है और 5 की लगभग ट्रांजैक्शन नॉन मेट्रो सिटीज़ में आपको फ्री है, जो कि आपकी उसका जो भी यहाँ पे सर्विस कॉस्ट होगा वो आपकी बैंक बेयर करेगी। लेकिन अब हुआ क्या कि मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मान लेते हैं आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो खत्म हो गए, आपने बेसिकली 3 ट्रांजैक्शन पूरे कर लिए। अब जब मान लेते हैं जब आप चौथा ट्रांजैक्शन करने जाएंगे किसी अदर एटीएम से तो आपको 17 रुपये के आसपास यहाँ पे अदर सर्विस चार्ज देना पड़ता था। किसको? अपनी बैंक को, क्योंकि जो आपने अदर बैंक के एटीएम का यूज़ किया है वो बैंक इसको लगाती थी आपकी बैंक पे और आपकी बैंक है वो इसको बियर कर देती थी या इसके जो भरपाई करती थी वो करती थी आपके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है वो आप ही ने निकाला है, राइट। तो ये जो चीज़ थी ये पहले 17 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 19 रुपये के आसपास। और जो ये किया गया है ये कुछ लोग ये जो कुछ वाइट कॉलर एटीएम्स होते हैं उनके प्रपोजल पे भी किया गया था, क्योंकि जो ये वाइट कॉलर एटीएम्स हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे वाइट कॉलर एटीएम कौन से? वाइट कॉलर एटीएम्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप सबने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ बैंकें हैं जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया या कई और सारी बैंकें हैं ना। तो ये जो बैंकें हैं इन सब के तो आप सबने एटीएम्स वगैरह जगह जगह देखे होंगे, राइट। कुछ और एटीएम्स भी आपने देखे होंगे, मैं बताता हूँ कैसे। एक आपने एटीएम देखा होगा हिताची का, देखा है ना, हिताची का एक एटीएम आप सबने आई होप देखा होगा, हिताची का होगा। और एक इंडो कैश करके है जो कि टाटा का ही एक प्रोडक्ट है या टाटा की ही एक कंपनी है इंडो कैश करके। तो ये जो हिताची है और जो ये इंडो कैश है ये सिर्फ डील करते हैं किसमें? एटीएम्स में जो आप पैसा वगैरह निकालते हो सिर्फ इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। ना तो ये कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं या ये ना तो ये कोई ऐसा बैंकिंग जो भी ऐसा सर्विस है या जो भी सुविधाएं हैं वो ये कोई भी प्रोवाइड नहीं करते। कौन? हिताची और इंडो कैश। ये सिर्फ तो इन्हीं को ही जो यहाँ पे कहा जा रहा है यही है वाइट कॉलर एटीएम्स प्रोवाइडर। जैसे कि इनकी एक कुछ टाइम से मांग थी कि जो ये एटीएम्स पे 17 रुपये के आसपास चार्ज लगता है इसको बढ़ा देना चाहिए। तो ये RBI से बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो इस चीज़ को RBI ने सुना और इसको 17 रुपये से 19 रुपये के आसपास कर दिया। और यहाँ पे जो अगर आप मान लेते हैं इन जो अदर एटीएम्स हैं जैसे कि वाइट कॉलर एटीएम्स हो गए, जैसे हिताची हो गया, इंडो कैश हो गया, अगर आपने इनके ऊपर जाकर बैलेंस वगैरह की इंक्वायरी की या आपने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट्स वगैरह चेक किए तो यहाँ पे ये आपसे पहले लेते थे कितने रुपये? पहले ये आपसे लेते थे लगभग 5 रुपये या 6 रुपये के आसपास लेते थे ये आपसे पहले।
कौन, जो ये व्हाइट कॉलर एटीएम है ये। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो पहले 6 रुपये आपसे लिया करते थे, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया 7 रुपये। अगर आप कोई भी मान लेते हैं जो व्हाइट कॉलर एटीएम्स हैं, जैसे हिताची हो गया, इंडोकैश हो गया, इनके पास आप जाके अगर बैलेंस इंक्वायरी वगैरह हो गया या स्टेटमेंट्स वगैरह हो गए, आपने देखने की कोशिश की, तो यहाँ पे आपको बियर करना पड़ता था 6% से लेके 7 रुपीज़ पहले रखते थे 6 रुपये, और अब लगने लगे हैं 7 रुपये। यहाँ पे भी इसको बढ़ाकर कर दिया गया 7 रुपये। तो एक्चुअली में ये जो हाइक है ये व्हाइट कॉलर एटीएम्स के भी कहने पर हुआ है, और कई सारे रीजन है जो कि आरबीआई को लगा होगा, इस वजह से आरबीआई ने इस चीज़ को बढ़ा दिया है। जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इस चीज़ को बढ़ा दिया। तो और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें आप सबने अभी देखी होगी कि जैसे आप अगर जाते हैं किसी एटीएम पे, मान लेते हैं, और आपके पास जो भी आपके फ्री ट्रांजैक्शन है वो अवेलेबल है, या मान लेते हैं एक आपके पास फ्री ट्रांजैक्शन बचा हुआ है ना मन, जो आपको 3 मिलते हैं इन मेट्रो सिटी में। इन मेट्रो सिटी में आपके पास एक ट्रांजैक्शन अभी बचा हुआ है जो कि फ्री है, और आप जाते हैं किसी बैंक में, और उस बैंक में जाने के बाद क्या होता है कि प्रोसेस वगैरह होता है, आपने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि जो एटीएम है उसने आपको नोटिफाई कर दिया कि एक्चुअली में इसमें कोई सर्वर इशू है, या कोई यहाँ पे अब एटीएम में पैसा ही नहीं है, राइट। तो ऐसा कोई अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड किया, तो इस बेसिस पे जो आपसे चार्ज वगैरह लेती हो, या आपसे जो चार्ज वगैरह है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि चार्ज इस वजह से नहीं लिया जाएगा, और आपका जो एक ट्रांजैक्शन है ये अभी भी सलामत ही रहेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखिए, जो आपके पास बचा तो एक ही ट्रांजैक्शन था यहाँ पे, अगर आप इसको भी यहाँ पे कर देते तो आपके चार्जेस वगैरह कटने लगते। तो यहाँ पे क्योंकि ये गलती किसकी, फॉल्ट किसकी है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स की है, या बैंक्स की एटीएम्स की है, या किसी और व्हाइट कॉलर एटीएम्स की है। तो यहाँ पे आपसे कोई भी जो चार्ज वगैरह है वो नहीं ले सकती ये व्हाइट कॉलर एटीएम्स और बैंक, अगर आपके ये इशू उनकी तरफ से है, या एटीएम में पैसा नहीं है, या ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया किसी भी रीजन से एटीएम में। तो आई होप कि ये जो पूरी की पूरी ये जो कहानी है, या जो पूरा का पूरा ये जो आर्टिकल है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको समझ आई होगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ और एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।